जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीन पे ये तस्वीर नज़र आ रही है, बहुत अहम है, जहाँ पर आपको प्रधानमंत्री मोदी, एनएस अजीत डोभाल, सीडीएस, मिलिट्री चीफ, वेस्ट बंगाल में इन सब की मुलाकात जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी, एमईए सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर, एमओएस एक्सटर्नल अफेयर की मुलाकात कोलकाता में हुई और ये जो मुलाकात है इसको कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजहें हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है और कोलकाता में क्यों हुई है ये भी समझने की आवश्यकता है क्योंकि अगर हम भारत के ईस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट को लेकर जिस तरह से लगातार खतरा मंडरा रहा है वेस्टर्न फ्रंट पर जो ताकतें नहीं जीत पा रही हैं अब ईस्टर्न फ्रंट पर भारत को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश करी है जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका और भी कई ताकतें ऐसी शामिल हैं। जहाँ पर आपको याद भी होगा कि बीते दिनों आसिम मुनीर ने खुद कहा था कि हम अगली बार ईस्ट से हमला करेंगे और जिसको लेकर हमने बांग्लादेश में किस तरह से आईएसआई के जो ऑफिशियल्स हैं उनको फ्री वीज़ा एक्सेस और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं जिससे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका किस तरह से ईस्ट फ्रंट पर एक्टिव हो रहा है और भी चाइना को लेकर कई सारे खतरे हैं जहाँ पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें जैविक युद्ध को लेकर ये मैं फाइल कटिंग्स आपको दिखा रही हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि ईस्ट से भारत को सिर्फ एक ही तरह की का खतरा नहीं है और भी कई तरह के खतरे हैं। आपको ये याद होगा जनरल बिपिन रावत उन्होंने भी इसी तरह की बात कही थी 2021 में। तो ये कई सारी जो खबरें हैं वो आपको मैं दिखा रही हूँ ताकि हम जो आज एक खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है और वो कितना अहम हो जाता है जो प्रधानमंत्री मोदी की लेटेस्ट ये मीटिंग रही और उसमें कई सारे आने वाले खतरों को समझते हुए किस तरह से भारत पूरे उस बड़े खतरे से निपटने की तैयारी में है। यही हम आज के पूरे इस डिस्कशन में समझेंगे और किस तरह से आप ये एक और खबर देख रहे हैं यूएस मूव्स इन बांग्लादेश, सेट ऑफ अलार्म इन नेबर्स इंडिया, म्यांमार। तो आप जिस तरह से हम जान रहे हैं कि पाकिस्तान के अलावा और यूएस और चाइना भी आप जानते हैं कि उस पूरे रीजन में एक्टिव है। तो इस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए जो भारत के पड़ोस में एक और जो फ्रंट तैयार हुआ है, इससे निपटने के लिए भारत की क्या तैयारियां हैं? जहाँ पर ये मैं एक और खबर है, शहबाज शरीफ टू मीट ट्रंप नेक्स्ट वीक, आसिम मुनीर टू टैग अ लॉन्ग रिपोर्ट। आसिम मुनीर को तो ये इनका नानी हाउस हो गया है, ये हर हफ्ते चले जाते हैं अमेरिका। अब क्या कुछ चल रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। थोड़ा डिटेल में समझेंगे, कई सारी और बड़ी खबरें हैं। तो अब हम वापस आते हैं इस डिस्कशन पर और जो हमारे साथ आज मौजूद है उमेश अग्रवाल जी, उनसे हम पूरे इस जो कुछ जो खतरा मंडरा रहा है भारत के ईस्ट पर और किस तरह से भारत की जो तैयारी है, उस पे बात करेंगे। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, ये तस्वीर नज़र आ रही है जो रिपोर्ट है एएनआई की, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसको इनॉग्रेट किया और जहाँ पर सभी भारत की जो पावरफुल हस्तियाँ हैं, जो भारत की जिनके कंधों पर सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है, पीएम मोदी, एनएस अजीत डोभाल, सीडीएस, मिलिट्री चीफ और सभी बड़े नाम वहाँ पर शामिल रहे। किस तरह से और जिस खतरे को लेकर हम आज यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, क्या उससे निपटने के लिए ये संकेत हैं कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी रहा तो और साथ ही साथ अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो कई सारे राज्यों में ईस्ट में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो इन सबको मिलाकर अगर देखें तो आप को क्या कुछ इससे मैसेज मिल रहा है? अ, अंबर जी, आपने बहुत ही अच्छा ताना बाना बोल दिया है ऐसे कि मेरा काम बहुत आसान हो गया है। आपने जैसे बताया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अजीत डोभाल जी, फिर बाद में डिफेंस मिनिस्टर, फिर सीडीएस, फिर मिलिट्री चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी, एमईए सेक्रेटरी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स सब मिले थे कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस पे। और जिसका आज समापन है, 17 तारीख आज ही है, जिसका समापन आज ही है। और वो फोर्ट विलियम में मिले थे कैलकाटा में। देखिए, आपने बरोबर बताया कि आसिम मुनीर ने बोला कि नेक्स्ट टाइम हम आपके जो आपका जो चिकन नेक है, आपका जो ईस्टर्न फ्रंट है, हम उस पर हमला करेंगे। और इसके लिए आईएसआई ने अपना जो ईस्टर्न विंग है वो एक्टिवेट भी कर दिया है।
नेपाल के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे आईएसआई के लोग वहां पे पेनिट्रेट कर चुके हैं, और उन्होंने एक तरह से बताया जाता है कि अमेरिका की मदद से वहां पे सत्ता परिवर्तन किया और वहां पे चाइनीज समर्थित केपी ओली सरकार को उन्होंने निकाल फेंका। ऐसा है कि वहां पे अमेरिकन और आईएसआई का इन्फ्लुएंस अब बढ़ने वाला है, क्योंकि चाइना वहां से हट चुका है, कोई ना कोई वैक्यूम को फिल करता ही है। सेकेंड, हमें ये भी मालूम है कि बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन के बाद जो यूनुस सरकार है, वो एक तरह से अमेरिका के डीप स्टेट के एजेंडा के ऊपर ही चल रही है। यूनुस और ट्रम्प के बीच में बहुत हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स है, बट अमेरिका अपना लॉन्ग टर्म विजन के लिए भारत के जो ईस्टर्न फ्रंट है उसको एक तरह से वहां पे जो पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ हमारा 4,400 किलोमीटर का, वहां पे वो एक तरह से डंप कर रहा है, अपने सारे सैन्य सामान भी डंप कर रहा है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में भारत को प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए और भारत के अंदर एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने की वो कवायद ले रहे हैं। इसके लिए आप देखिए, यूएस ने अपने जो कोर कमांडर कॉर्प्स है उनको भेज दिया म्यांमार के बॉर्डर पे और भारत के बॉर्डर पे। तो कहीं ना कहीं भारत का ईस्टर्न बॉर्डर को ट्रबल करने के लिए यूएस ट्रूप्स भी आ चुकी है बांग्लादेश में। और थर्ड, आपने बरोबर बताया कि कैसे चाइना ने हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपना भाग माना है, और वहां पे कहीं ना कहीं वो भी अपना जो बॉर्डर है वो अपनी जो विलेज काउंसिल बना रहा है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहा है, मिसाइल तैनात कर रहा है, एयरफील्ड बना रहा है, और इसके कारण चाइना भी एक तरह से पेरेनियल थ्रेट है। और ऊपर से तो अभी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बोल दिया है कि जैविक हथियार, जैविक वॉरफेयर के लिए भी आप रेडी हो जाइए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर। तो इस तरह से कन्वेंशनल वॉरफेयर से इंडिया से जीत नहीं सकते। अब वहां पे हो रहा है असिमेट्रिकल वॉरफेयर, जिसके अंदर कुछ भी यूज कर सकते हैं। दे विल यूज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दे विल यूज बायोलॉजिकल वॉरफेयर, कुछ भी कर सकते हैं, इनको जीतना रहेगा। तो इसके लिए आप ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री के की ऑफिशियल्स उधर बैठे थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। और अंबर जी, ये भी है कि अगले साल जो इलेक्शन आने वाले हैं, इस साल हम देख रहे हैं बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, अगले साल आपको असम में इलेक्शन है, बंगाल में इलेक्शन है। ये तीनों स्टेट बहुत क्रिटिकल है फॉर द नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी। और अब वहां पे जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लियर कट बात अपनी बिहार के अपनी रैली में भी बोला है, और हमेशा वो काम होता जा रहा है। अब भारत ने अपनी जो पॉलिसी है, उन्होंने वहां पे मिजोरम के अंदर भी अभी रेल कनेक्टिविटी चालू कर दी है। तो ये रेल कनेक्टिविटी जब चालू होती है, इसका मतलब ये होता है कि भारत अपनी जो फोर्सेस है उसको रैपिडली डिप्लॉय कर सकता है, इवन इन द क्रिटिकल टाइम। और जो मेघालय के मिजोरम के जो गवर्नर है वो जनरल वीके सिंह है। तो वहां पे एक पूर्व मिलिट्री आर्मी पर्सनल को गवर्नर बना के भेजना एक तरह से एक संकेतिक है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि वहां पे और कभी भी चालू हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर जो होगा वो नेक्स्ट ईस्ट में होगा। भारत भी अब इसके लिए तैयार हो चुका है। वहां पे उन्होंने हमने रफाल के एक स्क्वाड्रन भी डिप्लॉय कर दी है, और उधर S-400 की एक बैटरी भी डिप्लॉयड है। और ये क्रॉस मिनिस्ट्री जो कोऑर्डिनेशन है, इससे आप समझ जाइए कि मिलिट्री इसके अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, और फिर बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो कितना क्रिटिकल हो जाता है। और प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह से ऑपरेशनल सॉवरेनिटी दे दी है टू द आर्म्ड फोर्सेस। उनको बोल दिया आपको जो समझ में आए देश की सुरक्षा के लिए आप वो काम कर सकते हैं। तो ये एक चीज जो है, इसका महत्व क्या है ये देखिए। इसके द्वारा प्रधानमंत्री अपने दुश्मनों को चेता रहे हैं कि हमको सब मालूम पड़ रहा है, और हम भी अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस हम बढ़ा रहे हैं। यही समझ में आ रहा है मुझे तो। जी, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा संकेत भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा रही, 2 दिन वो ईस्टर्न राज्यों में उनका दौरा रहा, और कोलकाता में इस
कॉन्फ्रेंस का होना, इससे कई सारे बड़े संकेत तो ज़रूर जाते हैं उन ताकतों को जो भारत की ईस्टर्न बॉर्डर्स से इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के जो मिनिस्टर हैं शाकदार, उनका एक अभी लेटेस्ट इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये बात खुद एक्सेप्ट की है कि भारत जो है वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के लिए तैयार नहीं था। और इससे ये बात तो और क्लियर हो जाती है जिस क्लेम को लगातार डोनाल्ड ट्रंप बोलते आए हैं कि मैंने मैंने कराई सुलह और सीज फायर, ये सारी चीज़ें। और तो अब तो इशाकदार ने भी उनके उसको पूरी तरह से बर्स्ट कर दिया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान, अमेरिका की बात करते हैं और तीसरा चाइना भी है। ऐसे में कितना अहम हो जाता है, एक तरफ तो ये ट्रेड वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ हमारा अमेरिका के साथ डिफेंस और जो मिलिट्री एक्सरसाइज है अलास्का पे वही अभी पूरी हुई है। तो किस तरह से समझें कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर के क्या और किस उद्देश्य से जो अमेरिका है वो ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत के इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, अमेरिका एक तरह से अपनी फोर्सेस वहाँ पे भेज के भारत के ऊपर दबाव बना रहा है। वो एक्चुअली उन्होंने फोर्सेस इसके लिए भेजी है क्योंकि म्यांमार के अंदर वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। म्यांमार को अभी मिलिट्री जुंटा रूल कर रहा है और वो भी चाइनीज समर्थित है। वहाँ पे जैसे नेपाल के अंदर केपी ओली को हटाया है, वैसे ही वो म्यांमार के अंदर वहाँ पे रेजिम चेंज का ऑपरेशन कर रहे हैं। जो हुँ, चाइना को हाई रेयर एनर्जी एलिमेंट्स है, वो सारे हुँ, उसको म्यांमार के कचिन प्रोविंस से आते हैं। अब उस कचिन प्रोविंस के जो रेबेल्स हैं और फिर बाद में जितने भी रेबेल्स हैं, इन सबको एकत्रित करके वो एक तरह से वहाँ पे सिविल राइट्स, एनार्की और जुंटा को हटाने का वो पूरा कार्यक्रम बना चुके हैं। म्यांमार विल बी द नेक्स्ट नेशन टू फॉल, आप नोट कर लीजिए। और म्यांमार के अंदर जो मैंने बताया कच्चिन के अंदर हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, जो डायोस्ट्रियम और टेरिबियम है, वो वो इम्पोर्टेंट हाई रेयर एलिमेंट्स है जिससे F-17 जो F-35 में जो यूज होता है, तो ये मटेरियल्स यूज होते हैं। तो अमेरिका को इसकी जरूरत है और जहां पे भी चाइना का सप्लाई है रेयर अर्थ मिनरल्स का, अमेरिका वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है। भले ही उन्होंने पनामा कैनल पे लिया, अभी वो वहां पे वेनेजुएला के ऊपर मिलिट्री ब्लॉकेट कर रहे हैं। फिर नेपाल के अंदर आप देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान के अंदर वो रिसोर्सेज के लिए उन्होंने अभी डील की है। अब उनको म्यांमार को एक तरह से जो सप्लाई है चाइना को जा रही है उसको भी कट ऑफ करना है। तो ये चालू हो जाएगा। एक्चुअली ये जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। भारत एक तरह से कैजुअलिटी बन सकता है क्योंकि अमेरिका का जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स है कि रेयर अर्थ मिनरल्स पे उसका कब्जा हो। पर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि वहां पे अपनी सेना रख के वो भारत के ऊपर एक प्रेशर बना सकते हैं। वहां से वो इनडायरेक्ट सपोर्ट पाकिस्तान को कर सकते हैं और बांग्लादेश की धरती को यूज करके भारत के अंदर कश्मीर जैसे हालात पैदा कर सकते हैं। तो ये उनका गेम प्लान है कि देश के अंदर देश की सुरक्षा को वो एक तरह से प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं। बंगाल के अंदर प्रॉब्लम करने का इनका यही चीज है। इसके लिए भारत की सरकार ने, जब देखिए इतने सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है और प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व है डिफेंस मिनिस्टर के साथ, इट शोज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। और ये चीज मुझे मालूम है कि अमेरिका भारत के साथ रिश्ते अच्छा करना चाहता है, पर वो रिश्ते कैसे करना चाहता है कि हम उनकी हाँ में हाँ करें। वी बिकम द फ्रंटलाइन सोल्जर्स इन कर्बिंग चाइना। भारत वो नहीं करना चाहता। भारत चाइना के साथ अपने साथ से डील करेगा। इट विल नॉट डू एज पर द अमेरिकन विशेस। ये भारत ने क्लियर कट कर दिया है। तो ये जो वहां पे जो फोर्सेस आए हैं, इट इज एक्चुअली टू प्रेशराइज भारत और ये देखिए सेंट मार्टिन आइलैंड उन्होंने मांगा भी था, तो शेख हसीना ने मना कर दिया। अब वहां पे आप देखिए यूनस समर्थित सरकार जो है वो अमेरिका की सरकार है। बांग्लादेश में हटाया पहले, अब तो उन्होंने नेपाल में भी हटा दिया। अब म्यांमार के अंदर भी वो सरकार को चेंज करना चाहते हैं। ये तीनों सरकारें पहले चाइनीज समर्थित थी और अब अमेरिका वहां पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं। ये देखिए।
बिल्कुल, अमेरिका अपनी पोज़ीशन बना रहा है। इनफैक्ट अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश में जो अभी हालात हैं, इलेक्शन हो जाएँगे अगले साल, तो शायद इस तरह के हालात ना रहें, क्योंकि आज मोहम्मद यूनुस हैं, कल मोहम्मद यूनुस नहीं होंगे, और भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, वो भी इसी तरह से नहीं रहेंगे, और उम्मीद है कि जल्दी उस पर भी नतीजे आ जाएँगे। तो जिस तरह से अमेरिका प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका के किसी भी प्रेशर में भारत मान नहीं रहा है, तो ये सब करके कहीं न कहीं अमेरिका जो अपनी साख है उसको और ज़्यादा खो रहा है। एक तो वैसे ही उनकी जो हेकड़ी है वो निकाल दी है भारत ने। आपको नहीं लगता कि फर्दर ये सब करके उनको कुछ अचीव तो होने वाला नहीं है, क्योंकि सिंस भारत तो किसी भी प्रेशर में आ नहीं रहा है? देखिए, भारत को तो वो टूल यूज़ कर रहे हैं एज़ पॉन फॉर हुँ, वो चाइना के खिलाफ भारत को पॉन के जैसे यूज़ कर रहे हैं। भारत के ऊपर हुँ, उन्होंने सैंक्शंस लगाया। चाइना के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि हाई रेयर एलिमेंट्स की सप्लाई चाइना से है। सेकंड, जी। भारत के ऊपर उन्होंने एक तरह से ट्रेड प्रेशर बनाने के लिए वहाँ पे हुँ, ट्रूप भी उतार दी है और वो बोल रहे हैं कि हम इंसर्जेंट ग्रुप्स को हम एक तरह से फंड भी कर सकते हैं। और वो फंड डायरेक्टली नहीं करेगा, वो आईएसआई के थ्रू करवाएगा। बांग्लादेश हुँ, में उनको पैसा दिया जाएगा, आईएसआई उनको फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेगा और बांग्लादेश के सारे जो बॉर्डर्स है, हुँ, उसके थ्रू भारत के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करेगा। आपको मालूम है जी। देश के अंदर बहुत सारे रोहिंग्यास ऑलरेडी है। बस उनको हुँ, एक ये हमारे देश के हाफ फ्रंट वॉर में एक तरह से पाकिस्तान की मदद करने वाले हैं। इसके लिए वहाँ पे एक अलर्टनेस आ चुका है। देखिए, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आज भी सब लोग सोचते हैं कि हम रोहिंग्यास को एम्प्लॉय कर लेते हैं, वो सस्ते में काम कर रहे हैं, पर देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो हाफ फ्रंट वॉर की बात सीडीएस ने की थी, पूर्व सीडीएस ने की थी, मिस्टर रावत जी ने की थी, वो अब सच होती नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं ये मेरा मानना है कि देश के अंदर जो थिंकिंग है, वी आर नाउ मूविंग फ्रॉम अ कन्वेंशनल वॉरफेयर टू असिमेट्रिकल वॉरफेयर। जिसके अंदर सूचना भी यूज़ किया जाएगा, जैविक भी यूज़ किया जाएगा, सब माध्यम यूज़ किया जाएगा जिसके कारण भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी एक तरह से बढ़ाई जाए। दिस इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन और इसी के लिए ये कमांडर कोर्प्स की मीटिंग भी कलकत्ता में रखी गई, फोर्ट विलियम्स में रखी गई। तो वहाँ से एक संदेश भेजना चाहते हैं अमेरिका को, चाइना को और पाकिस्तान को कि भैया अब सुधर जाओ, हम यहाँ पे ऑलरेडी अपनी जो ऑपरेशनल रेडीनेस है, हमको मालूम है आप क्या करना चाहते हो, हम भी हुँ, सिचुएशन को निपटने के लिए तैयार। ये चीज़ मुझे लग रहा है। बट अंबर जी मुझे लगता है कि अब भारत को एक तरह से अपने नेबरहुड में इंटरफियर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हुँ, हर जगह हमारा जो नेबर है, भले ही पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या नेपाल हो या श्रीलंका हो, हम देख रहे हैं वो वहाँ पे आईएसआई ने अपने टेंटेकल्स फैला के रखे हैं, जिसके हुँ, कारण वो भारत को कंटिन्यूअसली वो एक तरह से नुकसान पहुँचा रहा है। भारत को भी अपनी रॉ को उधर भेजना पड़ेगा और काउंटर ये जो जितने भी इंटेलिजेंस थ्रेट्स है, उसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, जैसे मोसाद करता है। इट इज़ टाइम फॉर इंडिया टू असर्ट इट्स सुप्रीमेसी इन द इंडियन ओशन रीजन। इन हमें बोलना पड़ेगा कि आईओआर जो है, ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है एंड वी हैव टू से चाइना एंड अमेरिका टू प्लीज़ स्टॉप, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ये बोलने की ज़रूरत है। देखिए, सिर्फ़ आप डिफेंसिव में नहीं रह सकते, यू हैव टू गो फॉर ऑफेंसिव। ये मेरा मानना है। एग्ज़ैक्टली, मैं इसी सवाल पे उमेश जी आ रही थी कि जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है, तो क्या भारत को कहीं न कहीं जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, उसमें बदलाव की आवश्यकता है, या आपको लगता है कि हम बदलाव आ चुका है? जिस तरह से कोलकाता में ये कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे एक मैसेजिंग तो जाती ही है इन ताकतों को जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार भारत में वो सफल हो भी नहीं पा रहा है कुछ, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से भारत को अनस्टेबल करना, भारत में रेजिम चेंज करना और इलेक्शंस में इतना कुछ करना, पैसे, एवरीथिंग दे ट्राइड, बट वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। देखिए, सब भारत तो जूझ रहा है पर फ्रॉम अ डिफेंसिव नाउ इट इज़ टाइम फॉर ऑफेंसिव। हुँ, और अगले साल जैसे आपने बताया है, फ़रवरी में बांग्लादेश में इलेक्शंस है, मार्च में नेपाल में इलेक्शंस है और बंगाल में इलेक्शंस है अप्रैल में। नेक्स्ट मई 2026 तक हमारी बॉर्डर में सिचुएशन खराबी होने वाली है। वहाँ पे हमें हाइपर एक तरह से अलर्ट रखना ज़रूरी है और जो बॉर्डर अभी फेंस नहीं हुए बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, उसको फेंस करना भी ज़रूरत है
और वहां पे जितने भी रोहिंग्यास है उनको वापस डिपोर्ट करके भेजना भी जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि अब भारत सरकार जगी है, क्रॉस जो मिनिस्ट्री जो एक्सरसाइजेस चल रही है उससे समझ में आता है कि सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अगर अभी ये रोका नहीं गया तो देश के अंदर एक तरह से आप ये देखेंगे जो काम श्रीलंका और नेपाल में हुआ वैसी स्थिति भारत के अंदर भी उत्पन्न करने की एक कोशिश की जाएगी, जो कोशिश हमने शाहीन बाग और फेक फार्मर्स एजिटेशन में नाकाम कर दी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और भारत में कई सारी कोशिशें हुई भारत को तोड़ने की, भारत को अनस्टेबल करने के लिए, और लेकिन भारत में वो एक्सपेरिमेंट्स कामयाब नहीं रहे क्योंकि भारत की जनता इमोशनल है, थोड़ी देर तो बहकावे में आ जाती, इवेंचुअली लोगों को समझ में आ जाता है और यहाँ पर कहीं न कहीं सरकार को भी मैं एक आप कई सारी वॉरफेयर की बात हो रही थी जिसमें हम इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, बायो वॉरफेयर हो गया और बाकी जो अपना ट्रेडिशनल वॉर है वो तो है ही, वहाँ पर भारत सरकार मजबूती से काम करे। लेकिन बायो और हम इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करते हैं तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम अभी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में थोड़ा वीक है। आई डोंट नो व्हाट यू से बट ये मेरा ओपिनियन है कि कहीं न कहीं हम अभी वीक है। डेफिनेटली हम वीक है, बट ये नहीं है कि हम इसको टैकल नहीं कर सकते, अभी हमें ऑफेंसिव पे जाना पड़ेगा। सेकेंड, केमिकल वॉरफेयर के हम लोग नहीं बोले तो भी बढ़िया रहेगा, ये भी सेंसिटिव मैटर्स है एंड इट हुँ, इज लेफ्ट हमें वी शुड लीव दिस डिस्कशन फॉर हमें प्राइम मिनिस्टर पे विश्वास रखना चाहिए देश के लिए। अगर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर है तो तैयारी तो भारत सरकार ने की होगी, हिंट दे दिया एब्सोल्यूटली है, तो उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। जी। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी बोला है कि 1974 के बाद जितने भी एजिटेशन हुए हैं, हमारी जो पुलिस ब्यूरो रिसर्च है उनको बोला है कि सारा उसका पैटर्न को समझिए और उसमें फंडिंग कैसे आ रही है, देश के अंदर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या हमारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को स्टॉल करने की बात है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर ने किया था? क्या जो कूडमकुलम के अंदर जो हुआ था तमिलनाडु में, न्यूक्लियर रिएक्टर जो प्लांट हमने रशिया के थ्रू बनाया था, वहां पे एक एनजीओ इन्वॉल्व था जो अमेरिका से फंडिंग मिली थी। फिर हुँ, हमें ये भी देखना है कि आमिर खान की एक पिक्चर है, वो चाइना में जाके 1300 करोड़ रुपया कमा लेती है, जबकि भारत में वो 600 करोड़ ही कमाती है। ये कैसे पॉसिबल है? फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो स्टेरलाइट का प्लांट है ट्यूटिकोरिन में जिसको बंद कर दिया गया, उसके बाद हुँ, भारत जो कॉपर का जो नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था वो नेट इंपोर्टर बन गया, क्योंकि वो प्लांट भारत की 40% प्रोडक्शन कैपेसिटी करता था। और भी जो देश के अंदर जो एनजीओ से बार बार पिटीशन लगा के देश के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हैं, वो हमको समझने वाली बात रहेगी। हमको एक पैटर्न मिलेगा, हम हिस्टोरिकल जो डेटा है हम कोर्ट्स के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि एक एनजीओ इसी के दौरान काम करता है, तो आप ऐसे एनजीओ की पिटीशंस को एंटरटेन मत करिए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव चीजें भी बन रही है। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि भारत सरकार अब जग चुकी है, उसको समझ में आया है कि देश के अंदर जो हाफ फ्रंट है उसको हमको डील करने की जरूरत है। भले ही आज माओवादियों ने, नक्सलीज ने आज भारत के सामने समर्पण कर दिया है, बट हुँ। एक चीज याद रखिए, ये एक तरह से टर्माइट से ये वापस आ रहे हैं नए फॉर्म में। तो हमें ये कॉन्स्टेंटली लड़ने की जरूरत है। और ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ये कैसे आएगा हमें भी नहीं मालूम, वी हैव टू बी रेडी। तो कोई भी चीज को एब्सोल्युटली कैसे भी लिंक लिंक कर सकते हैं। आँख, तो कान ये हमें बिल्कुल खोल के रखना है और बहुत समझदारी से कोई भी चीज़ आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है, तो उसको बहुत समझदारी से आपको आगे बढ़ाना है। ऐसे में बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। बहुत सारे इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स भी एक्टिव किए जा रहे हैं, जहाँ पर अगर कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसी बात जो भारत या भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर है और वो कहीं न कहीं गलत जानकारी और इस तरह की चीज़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिपोर्ट किया जाए। तो कहीं न कहीं अवेयरनेस बढ़ रही है, जागरूकता आ रही है और जागरूकता के साथ-साथ ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। हम सबको जागरूक होना है, किसी एक प्लेटफ़ॉर्म को या किसी ऑर्गनाइज़ेशन को नहीं जागरूक होना है या सरकार को सिर्फ़। हम सबकी ज़िम्मेदारी यहाँ पर साझी है। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।